अच्छा, तो अभी और एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। तो दूसरा है रीइंबर्समेंट फॉर प्राइस प्रोटेक्शन। तो अभी एक कस्टमर आया और मुझे वो लगा कि ये जो कस्टमर है वो ये एरिया का नहीं है, तो उसको एक्चुअल प्राइस पता नहीं है कि मार्केट में कितना होता है, तो मैं उसको ज़्यादा प्राइस में सेल कर देता हूँ और प्राइस प्रोटेक्शन दे देता हूँ, ठीक है? तो मैंने उसको वेफर्स सोल्ड किए 100 क्वांटिटी के 50 रुपीज़ में, बट मेरा ऐसा अजम्पशन है कि नहीं यार, धीरे-धीरे तो उसको बाकी सारे मार्केट प्राइस के बारे में पता चल ही जाएगा। तो मेबी मुझे इन फ्यूचर 20 रुपीज़ का तो उसको रिड्यूस करके देना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली रेवेन्यू जो है ना वो 30 पर वेफर्स से बुक कर लेती हूँ और बाकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में मैं शो कर देती हूँ, जैसा हम लोग ने आगे के कॉन्सेप्ट्स में भी देखा है। और बैंक अकाउंट तो हमें पूरा 50 रुपीज़ से ही अभी तो मिलेगा, ठीक है? फिर है 14 क्रेडिट। अभी मेरे पास जो है एयरटेल का सिम कार्ड है, ठीक है? मुझे जियो वाले फ़ोन करते हैं कि आप प्लीज़ जियो का सिम कार्ड ले लो। आप जो भी ईयरली रिचार्ज करोगे उसमें हम लोग आपको फिर कैशबैक दे देंगे। सपोज़ उन्होंने बोला कि आप पूरे साल का 4000 में रिचार्ज कर लो और उसमें से 1000 हम आपको रिफंड करके दे देंगे। तो जियो जो है वो डायरेक्टली 3000 पे अपना रेवेन्यू बुक करेगा, ठीक है? बिकॉज़ आइडियली तो उसको 3000 ही मिला ना, वैसा। तो अभी ये वाला देखते हैं, जहाँ पे मैं शेल्फ्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है? तो हमने शॉप में देखा होगा कैडबरी के शेल्फ्स रहते हैं, जब भी हम लोग चॉकलेट लेने जाते हैं तो वो। तो सपोज़ मेरा कैडबरी का बिज़नेस है और मैंने 30,000 अर्न किए कैडबरी सेल करने से। मैंने कस्टमर को 30,000 के कैडबरी सेल किए और मैंने साथ में शेल्फ्स भी प्रोवाइड किए 5,000 के सपोज़, ठीक है? तो मैं रेवेन्यू अपना 30 के पे बुक नहीं करूँगी, मैं 25 के पे बुक करूँगी, ठीक है? तो ये सारे केसेस हैं जहाँ पे हमें एडजस्ट करना पड़ सकता है। नाउ लेट्स सी अदर केसेस। अभी हमें पेमेंट मिल रहा है सेपरेट डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो उसको हमें एडजस्ट नहीं करना है ट्रांजैक्शन प्राइस में, उसको हमें सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। अभी सपोज एग्जांपल, मेरे लैपटॉप की शॉप पे एक पर्सन आया और उसको 40,000 का एक लैपटॉप चाहिए था और जो पर्सन था ना, जो मेरा कस्टमर है, उसकी भी एक फर्नीचर की दुकान थी, तो मुझे वैसे भी फर्नीचर चाहिए था मेरे शॉप के लिए। तो उसने मुझे बोला कि आप मेरे शॉप में से फर्नीचर ले लो और वो फर्नीचर की प्राइस थी 10,000 और वो मुझसे 40,000 का लैपटॉप लेने आया। तो ये केस में मैं वो अमाउंट को सेटल नहीं कर सकती हूँ जो फर्नीचर का है। मैं अपना जो रेवेन्यू है वो 40,000 माइनस 10,000 करके 30,000 का रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। ऐसे वाले केस में हमें रेवेन्यू अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा और जो हमें डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस मिला है वो अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अभी मैंने उसको 40,000 का अगर लैपटॉप बेचा है तो मैं अपना सेल्स 40,000 से ही रिकॉर्ड करूंगी और उससे जो मुझे 10,000 का फर्नीचर मिला है वो मैं असेट अकाउंट टू बैंक करके अलग से रिकॉर्ड करूँगी, 10,000 का असेट में अलग से रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है? यहाँ ये केस में सेपरेट गुड्स एंड सर्विस को हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे ट्रांज़ैक्शन प्राइस में। बट अगर अभी दूसरा केस देखो, मैंने उसको 40,000 का लैपटॉप सेल किया, बट उसने मुझे वो 10,000 वाला जो फर्नीचर था ना, वो 20,000 में सेल किया। तो जो फेयर वैल्यू है फर्नीचर की, वो फेयर वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पे उसने मुझे सेल किया, ठीक है? तो सपोज़ उसने मुझे 20,000 का फर्नीचर सेल किया और मैंने उसको 40,000 का लैपटॉप दिया और वो जो फर्नीचर है, वो उसने मुझे फेयर वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट में दिया है। तो वो ऐसा माना जाएगा कि मैंने उसको इनडायरेक्टली कैशबैक दे दिया। तो भी ये केस में जो 10,000 एक्सीड अमाउंट जो उसने लिया है मुझसे, ठीक है? वो एज़ अ कैशबैक
कंसीडर होगा और उतना मुझे फिर रेवेन्यू में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर ये केस में मुझे अपना रेवेन्यू 30,000 से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज़ मैंने उससे जो फर्नीचर लिया वो फेयर वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट का मैंने फर्नीचर लिया, ठीक है? वो फर्नीचर था सिर्फ़ 10,000 का, उसने मुझे 20,000 का सेल किया, ठीक है? जो एक्सीड अमाउंट जो है, उसको फिर हम लोग एडजस्ट करेंगे रेवेन्यू में। तो इफ कंसिडरेशन exceed to fair value of goods and services offered to seller, in such case reduced from the transaction price. एंटिटी है जिनका कंज्यूमर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो लोग एक 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं एक कस्टमर के साथ जिसका रिटेल स्टोर है, और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि कस्टमर को एटलीस्ट 15 करोड़ के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे ड्यूरिंग द ईयर। ओके। और ऐसा भी लिखा है कि एनटीटी भी उनको 1.5 करोड़ का पेमेंट करेगी, और ये पेमेंट क्यों करेगी? ताकि वो कस्टमर शेल्फ्स बना पाए, और शेल्फ्स ऐसे बना पाए जिससे वो एनटीटी के प्रोडक्ट्स रख पाए और सेल कर पाए। ठीक है, हमने वो एग्जांपल देखा था कैडबरी वाला, तो हम लोग भी उसमें शेल्फ्स प्रोवाइड कर रहे थे, तो हम जो रेवेन्यू बुक कर रहे थे वो शेल्फ्स का जितना अमाउंट था उसको रिड्यूस करके हम लोग रेवेन्यू बुक कर रहे थे, तो इसमें भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे वही बोला है कि आप ट्रांजैक्शन प्राइस डिसाइड करो और बताओ कि रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज्ड होगा फर्स्ट मंथ में। ठीक है, तो हम लोग को कितना अमाउंट मिल रहा है? 15 करोड़ का अमाउंट मिल रहा है, और उसमें से हम लोग 1.5 करोड़ का उनको पेमेंट दे रहे हैं, तो इतना हम लोग 1.5 करोड़ माइनस कर देंगे। बट ये जो है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है, पूरे 12 मंथ्स का अमाउंट है, बट हमें सिर्फ 1 मंथ का कैलकुलेट करना है और हमें करोड़ में उनको कैलकुलेशन करके बताना है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो 15 करोड़ का हम पेमेंट मिलने वाला है हमको, कंसिडरेशन 15 करोड़ का मिलेगा और उसमें से 1.5 करोड़ का हम पेमेंट देंगे उनको। तो आइडियली हमें इतना मिलेगा कस्टमर से, और ये फॉर द 1 ईयर है, तो हम इसको डिवाइड करें कर देंगे बाय 12 मंथ्स, और हम इतने अमाउंट का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे इन फर्स्ट मंथ। एंटिटी के है जो क्या सेल कर रहा है? इलेक्ट्रिक रेजर सेल कर रहा है ऑफ ₹50 पर यूनिट, और उन्होंने एक रिबेट कूपन भी रखा है जो कि है 10 पर यूनिट, और उनके एस्टिमेशन के हिसाब से एक ऐसे जो कूपन्स रहते हैं ना वो 20 to 25% रिडीम होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे उन्होंने लिखा है कि उनके अजम्पशन के हिसाब से 25% कूपन रिडीम होंगे। ठीक है, तो उन लोग ने अजम्पशन ऐसा किया है जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में सिग्निफिकेंट रिवर्सल ना करना पड़े, और हमें बोला है कि आप हमें ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट करके दिखाओ। अभी देखो, 50 रुपीज में हम लोग जो भी हमें रिबेट देना होता है वो हम लोग माइनस कर देते हैं, राइट? तो हमें लग रहा है कि 10 रुपीज जो है उसमें से 25% का हमें देना पड़ेगा कस्टमर को, तो उतना हम लोग माइनस करके ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखो, 50 पर यूनिट हम लोग चार्ज कर रहे हैं पर यूनिट, राइट? और 10 पर यूनिट हम लोग का कूपन है, तो उसमें से 25% करके उतना हम लोग माइनस करके ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। Manufacturer enters into a contract to sell goods to retailer for rupees 1,000, and manufacturer also offers price protection. अभी हम लोग ने पता है प्राइस प्रोटेक्शन वाला डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 1,000 रुपीज के वो गुड सेल कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए, और उसमें से उन्होंने प्राइस प्रोटेक्शन दिया है। इन केस मार्केट में अगर प्राइस रिड्यूस होता है तो उतना वो लोग उनको एडजस्ट करके देंगे। तो मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि चांसेस है कि हमें 5% का प्राइस डिक्रीज करना पड़े। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट करो। कुछ नहीं करेंगे, 5% जितना हम लोग माइनस कर देंगे प्राइस में से। तो 1000 का 5% 50 होता है, तो उतना 50 माइनस करके हम लोग अपना ट्रांजैक्शन प्राइस रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन। अभी ये हम लोग ने वो डिस्कस किया था एयरटेल कार्ड एंड जियो सिम कार्ड वाला, कि मुझे 14 क्रेडिट मिल रहा है। सिमिलर टाइप का ये क्वेश्चन है। तो कस्टमर सी समझ लो मैं हूँ, और मेरे पास ऑलरेडी
एयरटेल का कार्ड है। एयरटेल को टेल्को बी लिमिटेड समझ लेते हैं और मैं इनके साथ ऑलरेडी 2 इयर्स से यूज़ कर रही हूँ टेल्को बी लिमिटेड, ठीक है? और फिर अगर मैं एयरटेल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करती हूँ, ठीक है? मतलब बी लिमिटेड के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करती हूँ और मैं 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट टेल्को डी लिमिटेड के साथ साइन करती हूँ, जो कि है हमारा जियो। और मैं जियो के साथ रुपीस 800 पर मंथ का रिचार्ज करती हूँ। तो मुझे जियो ने बोला, मतलब डी लिमिटेड ने मुझे बोला कि आपको 2000 का 14 क्रेडिट मिलेगा, वन टाइम क्रेडिट का, मतलब हम आपको 2000 का आपको क्या देंगे, कैशबैक देंगे, ठीक है? तो अभी इसको कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, इसका ट्रांजेक्शन प्राइस कैसे होगा? तो देखो, मैं उनको 800 पर मंथ के हिसाब से रिचार्ज करूंगी, ठीक है? उनको उतना अमाउंट दूंगी और हम लोग ने यहाँ पे 2 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, तो 24 मंथ्स के हिसाब से मैं उनको 800 का पर मंथ रिचार्ज करूंगी और उसमें से वो लोग मुझे 2000 दे रहे हैं एज अ पोर्ट इन क्रेडिट। तो उनको आइडियली 17,200 पे ट्रांजेक्शन प्राइस मींस रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। सो नाउ व्हाट इज कैश सेलिंग प्राइस? कैश सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एक्चुअल सेल्स या तो रेवेन्यू जो हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ठीक है? तो कोई कोई क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि इतना कैश सेलिंग प्राइस है, या तो फिर हमें कॉस्ट एंड मार्जिन दिया हुआ रहता है, तो उन दोनों को ऐड करके हम लोग कैश सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे, या तो हमें फ्यूचर का पेमेंट दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाके कैश सेलिंग प्राइस हम लोग फाइंड करेंगे। अभी डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है? डिस्काउंटिंग रेट होता है जब हमें फ्यूचर पेमेंट को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना होता है, तो हम कौन सा रेट यूज करेंगे उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाने के लिए। तो ऑलरेडी कोई कोई क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि इतना रेट फिक्स्ड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो फिर डायरेक्टली वो वाला रेट ही ले लेंगे अगर क्वेश्चन ने बोला कि आपको वो रेट कंसीडर करना है। या तो इम्प्लिसिट बोरोविंग रेट। इम्प्लिसिट बोरोविंग रेट का मतलब क्या होता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट में आज मार्केट में जाके कहीं पे इन्वेस्ट करती तो मुझे कितने अमाउंट का इंटरेस्ट मिलता, तो वो रेट को कंसीडर करके फिर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट कर लेंगे। सी कि जब फाइनेंस कंपोनेंट हमारे रेवेन्यू में आता है, तब हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो फाइनेंस कंपोनेंट कब आता है कि व्हेन देयर इज अ टाइम गैप between satisfaction of performance obligation and payment to be received by a customer। इसका मतलब मैं अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आज ही फुलफिल कर रही हूँ, बट उसके अगेंस्ट जो मुझे कंसिडरेशन मिलना चाहिए ना, वो मुझे फ्यूचर में मिल रहा है। तो जिसकी वजह से टाइम गैप आ रहा है और जिसकी वजह से इंटरेस्ट का कंपोनेंट आ रहा है ट्रांजैक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल, मैं मशीनरी बेच रही हूँ अपने कस्टमर को 2 लाख रुपीज में, ठीक है? अभी करंट उसकी सेलिंग प्राइस है 2 लाख रुपीज, बट मेरा कस्टमर बोल रहा है कि मैम अभी तो जस्ट मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं अभी तो आपको 2 लाख रुपीज नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको 2 साल बाद दे दूंगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, दे देना 2 साल बाद। फिर मुझे याद आया कि यार, अगर 2 लैक्स मुझे अभी मिल जाते तो मैं तो कहीं पे इन्वेस्ट कर देती और उससे तो मैं अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्न कर लेती, तो ये तो मेरा फिर अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। तो मैं कस्टमर को बोलती हूँ कि देखो भाई, मेरा ऐसा अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट भी आपको मुझे देना पड़ेगा। तो फिर मैं कैलकुलेशन करती हूँ कि अगर देखो मार्केट में मैं अभी इन्वेस्ट करती तो मुझे 10% से इंटरेस्ट मिलता, ठीक है? तो मुझे 20,000 अभी मिलता फर्स्ट ईयर में, और फिर 1 ईयर में वो 2,20,000 हो जाता, और उस पे वो भी मैं वापस इन्वेस्ट कर देती, तो मुझे फिर इतना अमाउंट का इंटरेस्ट मिलता सेकेंड ईयर में। तो मैं कस्टमर को बोलती हूँ कि ठीक है, तू 2 इयर्स बाद पेमेंट दे देना मुझे, बट तुम्हें फिर मुझे 2,42,000 देना पड़ेगा। तो कस्टमर ने बोला ठीक है, चलेगा। अभी इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? देखो, हम लोग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो आज ही फुलफिल कर रहे हैं, कंट्रोल आज ही दे रहे हैं, तो रेवेन्यू तो आज ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू हमेशा कैश सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होता है। देखो, ये तो जो है वो हमारी इंटरेस्ट इनकम है, इसको हम लोग एज ए इंटरेस्ट मानेंगे कि हम लोग आइडियली इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको तो हम लोग रेवेन्यू में लेके नहीं जाएंगे कभी भी। तो हमारा जो सेल्स रिकॉर्ड होता है वो हमेशा कैश सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है? तो डेटर्स टू सेल्स अकाउंट करके हम लोग 2 लाख रुपीज
बुक कर देंगे। अभी इंटरेस्ट जो है वो रिसीवेबल है हमारे डेटर से 20,000 का, तो फिर डेटर टू इंटरेस्ट इनकम करके फिर एंट्री पास कर देंगे। अभी इंटरेस्ट इनकम को फिर हम लोग पीएनएल में हिट दे देंगे। फिर सेकेंड ईयर में वापस हमें 22,000 का इंटरेस्ट मिलेगा डेटर से। तो डेटर को एज अ रिसीवेबल हमने खड़ा किया और फिर इंटरेस्ट इनकम को पीएनएल में हिट कर दिया। अभी 2 साल बाद तो मेरे कस्टमर ने बोला है कि हाँ ठीक है, मैं आपको इतना अमाउंट का पेमेंट दे दूंगा। ठीक है, तो 2 साल बाद मेरे कस्टमर ने पेमेंट दे दिया, तो जो भी हमारा जो रिसीवेबल था उसको नॉक ऑफ करके बैंक अकाउंट को हिट कर दिया। यहाँ पे एक एनकेटी लिमिटेड करके है और वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है कस्टमर को 1,21,000 में, और वो पेएबल है 24 मंथ्स में, मतलब 2 इयर्स में। ठीक है, तो डिलीवरी करने के बाद उनके पास 24 मंथ्स का टाइम है अमाउंट पे करने के लिए। बट जो कंट्रोल है ना, वो उनको आज ही मिल रहा है, तो हमें रेवेन्यू अभी बुक करना पड़ेगा। ठीक है, और उन्होंने कंडीशन भी डाला है कि आप 90 डेज में रिटर्न भी कर सकते हो, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आज तो किसी ने इतना रिटर्न किया नहीं है, तो रिटर्न तो नहीं होगा। अभी देखो, क्वेश्चन में कैश सेलिंग प्राइस बताई है 1 लाख की, वरना किसी क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट भी करना होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट बताया है कि 10% का भी चल रहा है मार्केट में। अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइनेंसिंग कंपोनेंट, मतलब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, करके बताना है, जो हमें ईच ईयर चार्ज करना है। ईच ईयर मतलब यहाँ पे 2 साल के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, तो हमें 2 इयर्स में कितना इंटरेस्ट इनकम बुक करना पड़ेगा, वो हमें कैलकुलेट करके उनको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। अभी देखो, कैश सेलिंग प्राइस तो हमें ऑलरेडी दी है क्वेश्चन में। फिर हमें अमाउंट कितना मिलेगा फ्यूचर में, 1,21,000। तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है, 21,000। अभी इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो ये टेबल से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग का ओपनिंग है 1 लाख, इंटरेस्ट रेट 10% बताया है क्वेश्चन में, पेमेंट तो 1 ईयर में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्लोजिंग हम लोग का 1,10,000 आ गया। फिर 1,10,000 ओपनिंग बन जाएगा सेकेंड ईयर का, उस पर हम लोग 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, और फिर अभी 2 इयर्स बाद तो हमें पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट कंपोनेंट मिल गया फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक वीटी लिमिटेड करके है, और वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं कस्टमर के साथ इक्विपमेंट सेल करने के लिए, और कंट्रोल ऑफ द इक्विपमेंट जो है वो ट्रांसफर हो गया है कस्टमर को। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तभी ट्रांसफर कर दिया था कंट्रोल। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा प्राइस लिखा है कि कस्टमर को 1 करोड़ प्लस 10% का कॉन्ट्रेक्चुअल रेट के हिसाब से उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये पेएबल होगा 60 मंथ में। ठीक है, और 60 मंथ मतलब 60 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 5 इयर्स में उनको ये पेमेंट करना है 1 करोड़, और जो भी इंटरेस्ट का होगा वो। और अभी उनका पेमेंट कैसे होगा, मंथली इंस्टॉलमेंट उनको 2,12,470 का देना है, तो मंथली मंथली वैसा करके उनको 60 मंथ तक इतने इंस्टॉलमेंट्स पे करने हैं। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, ट्रांजैक्शन प्राइस हमें डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो केस ए में ऐसा बोला है कि आप डिस्काउंटिंग रेट जो कि कॉन्ट्रैक्ट में बोली है ना 10%, वो कंसिडर करके आप ट्रांजैक्शन प्राइस निकालो, और केस बी में ऐसा बोला है कि आप 14% डिस्काउंटिंग रेट लेके आप ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करो। ठीक है, अभी ये जो 10% है ना, वो पूरे साल के लिए रेट है, मतलब ये पर एनम रेट है। तो अभी हम जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो मंथली पे कर रहे हैं, तो हम लोग 10% डिवाइडेड बाई 12 कर लेंगे। तो वैसा करने के बाद हमारा इतना रेट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको, इसके पीवी फैक्टर्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अभी वो कैसे करते हैं, हम लोग नॉर्मली 1 डिवाइडेड बाय 0.83 करके डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे, बिकॉज ये परसेंटेज में। ठीक है, तो हमें 1 मंथ की वैल्यू मिलेगी, वैसे हम लोग को 60 बार प्रेस करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू ऐसा डिवाइड करके, और फिर 60
टाइम प्रेस करने के बाद GT जब प्रेस करेंगे तब हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल जाएंगे, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हैं। अभी जब भी इतने बड़े अमाउंट का रहता है ना प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, तो क्वेश्चन जनरली प्रोवाइड करता है, तो अभी 60 टाइम्स हमें वो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमें पीवी फैक्टर्स दे दिया है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है ना उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग पीवी फैक्टर से, तो हमें उसका प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा और वही हमारा फिर ट्रांजैक्शन प्राइस हो जाएगा। ये केस में भी सेम, ये जो 14% है वो पर एनम के हिसाब से दिया है, तो इसमें भी हम लोग डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, तो ये रेट आ जाएगा। और फिर इसको भी, इसके भी पीवी फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे तो यही आएंगे, और क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमें यहाँ पे पीवी फैक्टर्स दे दिए। देखो, तो केस ए में हमने डिस्काउंटिंग रेट 10% लिया है और इतना हम लोग मंथली पे कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 12 इतना रेट आएगा। अगर हम लोग 10% डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो इतना रेट आएगा, और इसको अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में लेके आएंगे तो 47.06 का हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू एनुअल फैक्टर निकलेगा, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो उससे हम लोग का कैश सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। कैश सेलिंग प्राइस इज आवर ट्रांजैक्शन प्राइस। ठीक है, 1 करोड़, देखो ऑलरेडी यहाँ पे तो 10% है तो 1 करोड़ ही होता, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी बोल दिया है कि 1 करोड़ तो है ही, प्लस हम लोग 10% इंटरेस्ट का चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, फिर केस बी में हम लोग 14% कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें भी सेम जो 14% का हमें दिया है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वो लेके कैलकुलेट कर लेंगे हम 14% के हिसाब से भी। क्वेश्चन है ना थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन ही बड़ा है और इम्पोर्टेंट है, बहुत ही डीप में सब कुछ कवर किया है, तो फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे एक ए लिमिटेड करके है और उनका कंपनी है इंजीनियर मशीन मैन्युफैक्चर करने का, वो इंजीनियरिंग मशीन प्लस जो भी आफ्टर सेल सर्विसेज होती है वो दोनों प्रोवाइड करते हैं वो लोग। तो कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अनिक के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जहाँ पे वो उनको मशीन भी इंस्टॉल करके देंगे, और मशीन का नाम है मॉडल पीआई, और कब इंस्टॉल करके देंगे वो लोग, 1 अप्रैल 2020 को, और मशीन के साथ वो लोग सर्विस भी देंगे। ठीक है, और ये जो सर्विस है वो लोग कब देंगे, 30 सितंबर को देंगे और 1 अप्रैल 2021 को सर्विस देंगे। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन बताया है जो कि 1,60,000। इसका मैंने पूरा समरी यहाँ पे बनाया है, ये जस्ट देख लेते हैं क्वेश्चन फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि इट इज पॉसिबल फॉर द कस्टमर टू परचेस बोथ मशीन मॉडल पीआई एंड मेंटेनेंस सर्विस सेपरेटली। अभी ये लाइन क्यों दिया है पता है, ये बताने के लिए कि यहाँ पे दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक तो ए लिमिटेड को मशीन भी देना है और साथ में सर्विस भी देना है। ठीक है, अगर ये लोग ये लाइन नहीं देते तो कोई कोई लोग समझ भी लेते कि ये चलो इंटर रिलेटेड है, मशीन और सर्विस दोनों इंटर रिलेटेड है, तो इसको एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानते हैं और दोनों का साथ मिला के रेवेन्यू बुक करते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि वो दोनों अलग अलग सर्विस है, सेपरेटली भी वो लोग मार्केट से दोनों चीजें अलग अलग ले सकते हैं। सो यहाँ पे दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये बताने के लिए ये लाइन दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को रीड करें और समझे कि क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि अनिक जो है ना, इसका जो भी अमाउंट होगा ना वो कब पे करेगा, 1 अप्रैल 2021 को, सबका मिला के अमाउंट 4 लाख हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर किया है, 1 अप्रैल 2020 को, बट अनिक कब पे करेगा सभी चीज के लिए, 1 अप्रैल 2021 को। सो यहाँ पे अभी देखो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और जो हमें कंसिडरेशन मिलेगा उसमें टाइम गैप है, तो फिनेंस कंपोनेंट आएगा। अभी यहाँ पे प्रिविलिंग रेट उन्होंने बताया है 5% पर 6 मंथ पीरियड, मतलब 6 मंथ का पूरा इंटरेस्ट रेट दे दिया है उन्होंने। ठीक है, पर एनम रेट नहीं है, 6 मंथ का इतना इंटरेस्ट का रेट है विच इज 5%।
अभी as per the experience, the servicing of the machine model PI sold to is expected to cost a limited 30,000 to perform the first service. तो यहाँ पे कॉस्ट बताया है कि जो हमें सर्विस 1 देना है ना, उसका कॉस्ट 30,000 हो सकता है और हमें जो सर्विस 2 देना है, सेकंड सर्विस जो देना है, उसका कॉस्ट 50,000 हो सकता है। अभी देखो, ये हमने पता है एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कैश सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसमें एक था कि कॉस्ट प्लस मार्जिन को ऐड करके आप कैश सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमें कॉस्ट दी गई है और नीचे देखो मार्जिन भी दिया है, तो सर्विस का हम लोग कैश सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस मार्जिन को ऐड करके कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे ऐसा बोला है कि ऑन 1 अप्रैल, देखो यहाँ पे मशीन का डायरेक्टली उन्होंने कैश सेलिंग प्राइस बताया है, बट सर्विस का हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। फिर हमें बोला गया है कि आप हमें सेग्रीगेट करके बताओ कि कितने कंपोनेंट ऑफ ट्रांजैक्शन है। अभी देखो कंपोनेंट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है कि कौन से ट्रांजैक्शन बुक्स में अलग से रिकॉर्ड होंगे। तो देखो, एक तो हम लोग मशीन सेल कर रहे हैं तो उसका अमाउंट बुक में आएगा, फिर 2 सर्विस दे रहे हैं उसका अमाउंट आएगा और एक फाइनेंस कंपोनेंट का अमाउंट आएगा, बिकॉज़ टाइम गैप है, ठीक है? तो इंटरेस्ट भी आएगा तो उसका कंपोनेंट भी आएगा, उसका भी इफेक्ट जो भी होगा वो बुक्स में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में बताया है कि इतने-इतने कंपोनेंट्स है क्वेश्चन के अंदर। फिर सेकंड देखो, अभी हमें रेवेन्यू क्या होगा वो कंपोनेंट का वो फाइंड करके उनको देना है। तो अभी देखो मशीन का मैंने यहाँ पे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चन में क्या है कि एक ए लिमिटेड कंपनी है और एक कस्टमर है अनिक करके। तो 1 अप्रैल 2020 को ए लिमिटेड ने मशीन सेल किया, फिर ए लिमिटेड को सर्विस 1 देना है 30 सितंबर को और सर्विस 2 देना है 1 अप्रैल 2021 को। और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि जो भी कंसिडरेशन है टोटल वो अनिक जो है वो 1 अप्रैल 2021 को पे करेगा 4 लैक्स का। अभी देखो, फिर मैंने यहाँ पे नो फाइनेंसिंग कंपोनेंट लिखा है, बिकॉज़ देखो सर्विस 2 तो हम लोग 1/4/2021 को दे रहे हैं और हमें कंसिडरेशन भी वही डेट पे मिल रहा है। तो यहाँ पे तो कोई इतना टाइम गैप नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी फाइनेंस कंपोनेंट नहीं आएगा। बट यहाँ पे ये दोनों ट्रांज़ैक्शन में टाइम गैप है तो यहाँ पे फाइनेंस कंपोनेंट आएगा। तो ये जो समरी बनाया है फटाफट समझ में आ जाए आपको, आप भी बना लेना ताकि आपको भी क्वेश्चन फटाफट याद आ जाए। अभी ये जो सेकंड पॉइंट हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि आप हमें क्या करके बताओ, आप हमें रेवेन्यू कैलकुलेट करके बताओ कंपोनेंट के। तो देखो मशीन अभी कैश सेलिंग प्राइस क्या होता है जो हमें रेवेन्यू बुक करना होता है वो तो मशीन का तो ऑलरेडी बताया है क्वेश्चन में, तो मैंने वो ले लिया। फिर सर्विस 1 का हम लोग कॉस्ट प्लस जो भी मार्जिन है वो ऐड करके कैलकुलेट कर लेंगे और सर्विस 2 का भी सेम वैसे करके कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम लोग का फोर्थ कंपोनेंट कौन सा है, इंटरेस्ट का है, फिनेंसिंग कंपोनेंट है, तो उसको मैंने फिर यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अभी देखो 1 अप्रैल 2020 को हम लोग मशीन सेल कर रहे हैं तो उसका अमाउंट इतना है, ठीक है। फिर हमें जो इंटरेस्ट रेट दिया है ना वो 6 मंथ के हिसाब से दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली 6 मंथ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 6 मंथ हम लोग का 30 सितंबर को आ रहा है, तो हम लोग का जो भी क्लोजिंग बैलेंस था 6 मंथ के बाद वो लेके हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट उसमें कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पे देखो अभी हम लोग 30 सितंबर को उनको वापस एक सर्विस दे रहे हैं, सर्विस 1, ठीक है। तो अभी वो तो हमारी लायबिलिटी को ऐड करेगा, लायबिलिटी नहीं है ये हमारे रिसीवेबल है, तो हमारे रिसीवेबल को वो और ऐड करेगा, तो वैसे तो ये माइनस है बट यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फिर आउटस्टैंडिंग इतना हो जाएगा। फिर और 6 मंथ के बाद 31 मार्च 2021 को हमारा जो आउटस्टैंडिंग था वो लिया वापस, उस पे हमने 5% का इंटरेस्ट ऐड किया। अभी यहाँ पे तो हम कोई सर्विस नहीं दे रहे, ना ही हमने कुछ पेमेंट किया है, ना ही हमें कस्टमर से कुछ पेमेंट मिला है, तो हमारा क्लोजिंग इतना हो गया 31 मार्च 2021 को। अभी 1 अप्रैल 2021 को ट्रांजेक्शन हुआ है, हम लोग का ये था ओपनिंग, प्लस हमने देखो सर्विस 2 भी दिया है, तो हम उसको ऐड करेंगे,
हमारी लायबिलिटी में, रिसीवेबल में ऐड करेंगे और फिर हम लोग माइनस कर देंगे 4 lakhs, बिकॉज हम लोग को पूरा पेमेंट जो भी है वो 1 अप्रैल 2021 को मिल रहा है 4 lakhs का, तो उसको फिर माइनस कर देंगे और हमारी लायबिलिटी जीरो हो गई। तो यहाँ पे जो हमें बोला है ना कि आप कंपोनेंट का जो रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड करके बताओ, तो वो फाइनेंसिंग कंपोनेंट का ये दोनों को ऐड करके आएगा। अभी थर्ड में क्वेश्चन ने बोला है कि आप जर्नल एंट्रीज पास करके बताओ 31 मार्च 2021 की एंड 31 मार्च 2022 की। बट और क्या बोला है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, वो सबकी जर्नल एंट्रीज पास करके बताओ। तो देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 को हम लोग पहले मशीन बेच रहे हैं, तो डेटर्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट करके मशीन की कैश सेलिंग प्राइस से हम लोग ने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। अभी देखो जब हम लोग सेल्स करेंगे तो हमारा इन्वेंट्री भी कम होगा, बट इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट पे कम होता है, तो इन्वेंट्री हम लोग ने कम कर दिया। और मोस्टली कंपनी में ना सीओजीएस की वो लोग एंट्री पोस्ट नहीं करते, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली एंट्री पोस्ट हो जाती है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करके ऑटोमेटिक एंट्री हो जाती है कंपनीज के अंदर। बट ठीक है, अभी क्वेश्चन ने बोला है तो हमने उसकी एंट्री भी पास कर दी, 1,60,000 जो कॉस्ट था मशीन का उससे। ठीक है, फिर अभी 30th 9 को क्या हो रहा है, हम लोग हाँ अभी 30th 9 को पहले तो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इस पे। ठीक है, तो इंटरेस्ट की हम लोग ने एंट्री कर दी। अभी इंटरेस्ट जो है वो अनेक से रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल खड़ा किया और हमारी इनकम है ये, तो मिस्टर अर्निंग टू फाइनेंस इनकम करके हम लोग ने एंट्री कर दिया। फिर हम लोग सर्विस भी दे रहे हैं 30 सितंबर को, तो सर्विस तो हमारी हमारे लिए सेल्स है, तो वापस डेटर्स अकाउंट्स टू सेल्स अकाउंट करके 45,000 का हम लोग ने रेवेन्यू बुक किया। फिर हम लोग को ये कॉस्ट भी बताया है कि सर्विस देने के लिए कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है, तो उसको तो डायरेक्टली हम लोग पीएनएल में लेके जाएंगे, एज एन एक्सपेंस दिखाएंगे, तो सर्विस एक्सपेंस अकाउंट टू बैंक अकाउंट करके उसकी एंट्री पोस्ट कर दी। फिर हम लोग का देखो 6 मंथ वापस कंप्लीट हो रहा है, तो वापस हम लोग फाइनेंस इनकम बुक करेंगे और रिसीवेबल खड़ा करेंगे, बिकॉज अनेक से ही हम लोग को फाइनेंस इनकम मिलने वाला है। फिर हम लोग का ये ईयर एंड खत्म हो गया 2020-21। अभी 21-22 ईयर में हम लोग 1 अप्रैल 2021 को वापस सेल कर रहे हैं सर्विस टू। ठीक है, तो हमने सेल्स बुक कर लिया। फिर वो सर्विस देने के लिए जो कॉस्ट इनकर हो रहा है वो कॉस्ट हम लोग ने रिकॉर्ड कर लिया, और फिर हम लोग को पेमेंट भी मिलने वाला है अनेक से, तो उसकी भी हम लोग ने एंट्री फिर पोस्ट कर दी। अभी मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ अनेक अकाउंट बनाया है कि देखो अनेक से हमें क्या क्या चीजें आएगी। पहले तो हम सेल्स कर रहे हैं, तो इतना अमाउंट आना चाहिए अनेक से, फिर इंटरेस्ट भी उससे रिकवर कर रहे हैं, फिर 30th 9 को वापस हम लोग सर्विस मन दे रहे हैं, तो वो भी अनेक हमें पे करेगा। फिर 31 मार्च 2021 को इतना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, और वापस उसमें हम लोग फाइनेंस इनकम ऐड करेंगे। ठीक है, ये सब अनेक से जो रिसीवेबल है उसका मैंने एक अकाउंट बना दिया ताकि अच्छे से समझ में आए कि अनेक से क्या क्या रिसीवेबल होगा 1 अप्रैल 2021 तक। ठीक है, तो और वापस हमने सर्विस टू सेल किया फिर 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल को उसने पूरा अमाउंट जो भी था वो पे कर दिया। और देखो यहाँ पे हमारा ये मैच भी हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि हम सही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट में बोला है कि आप जर्नल एंट्री, सॉरी, फोर्थ पॉइंट में बोला है कि आप एक्सट्रैक्ट बना के दो बैलेंस शीट का। ठीक है, तो अभी देखो बैलेंस शीट नहीं बोला है, ठीक है, मतलब फिनेंशियल से बोला है, तो हम पीएनएल बता देते हैं। अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, मतलब हमें मशीन जब हमने सेल किया, वो हमने कब सेल किया 2020-21 को, तो मशीन से हम लोग को इतना अमाउंट मिल रहा है। फिर हमने जो सर्विस वन जो दिया है वो भी 2020-21 में ही सर्विस दिया है, तो वो भी 2020-21 में रिकॉर्ड होगा सर्विस का अमाउंट। फिर हम लोग अदर इनकम जो है वो जो हमने चार्ज किया है वो भी 2020-21 के रिलेटेड है, तो उसमें ही हम लोग इंटरेस्ट का अमाउंट भी रिकॉर्ड कर लेंगे। और सर्विस टू जो है वो हमने 1 अप्रैल 2021 को सेल किया है, तो फिर वो हम लोग 2021 में शो कर देंगे।